बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 16 मई 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इसमें सबसे पहला एडिटोरियल दुबई प्रॉपर्टीज के हवाले से है, जो कि कोई 2 दिन पहले मीडिया के कुछ पर्सनल हैं, उन्होंने कुछ डेटा लीक किया। ये जो डेटा है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से, पाकिस्तान की मीडिया ग्रुप्स की तरफ से बहुत दफ़ा दुबई की जो गवर्नमेंट है उसको रिक्वेस्ट की गई कि वो डेटा दिया जाए, ताकि ज़ाहिर है इस पे नई नई स्टोरीज बननी थी। लेकिन ये है कि ये डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया। बट इस दफ़ा कुछ मीडिया ग्रुप्स ने मिलके और गवर्नमेंट जो उन्होंने अलाउ किया, गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने, तो जिसके बाद फिर ये पॉसिबल हुआ कि ये जो डेटा है वो सबके सामने आए। तो उस हवाले से देखा गया है कि पाकिस्तान में जितने भी लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, आई मीन दुबई में जितने पाकिस्तानीज की प्रॉपर्टीज हैं, वो एक बहुत चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है उन कंट्रीज में जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। दुबई के अपने लोगों के अलावा जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, उनमें इंडिया पहले नंबर पे है और दुबई दूसरे नंबर पे है। एंड इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मेनी पीपल कि क्या पाकिस्तान से इतने लोग इतना पैसा रखते हैं कि वो दुबई जैसे महंगी सिटी में और यूएई जैसे महंगे कंट्री में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकें। तो यस, अब ये डिसाइड करना कि ये दौलत लॉफुल तरीके से आई है या अनलॉफुल तरीके से आई है, ये तो अथॉरिटीज का काम है। लेकिन एक बात जरूर है कि दुबई जो है वो हमेशा अपने इस इलाके के हिसाब से अगर देखा जाए, तो दुबई हमेशा उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन रहा है कि जिनके पास पैसा है और वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। दुबई हमेशा उनके लिए एक अट्रैक्शन रहा है। एक अट्रैक्शन तो ये भी है कि इधर इस इलाके में पाकिस्तान के स्पेशली करीब है। और दूसरी अट्रैक्शन ये कि उसका कल्चर भी पाकिस्तान से कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, बिकॉज वो एक मुस्लिम कंट्री है। इस तरह से ये कुछ अट्रैक्शंस की वजह से ऐसा है। बट अगेन ये क्वेश्चन है कि ये प्रॉपर्टीज लॉफुली ली गई या अनलॉफुली ली गई। अगर तो ये प्रॉपर्टीज लॉफुली ली गई हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टीज अनलॉफुली ली गई हैं तो अथॉरिटीज को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और साथ ये भी बताया गया है कि ये डेटा जो है वो 2022 तक की इंफॉर्मेशन का है। जो 2022 के बाद की इंफॉर्मेशन है वो इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान बताया गया कि सेकंड नंबर पे है, और इसमें बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि इन लीक्स में का मतलब ये कि ये पता चला है कि ये जो डेटा जो डिस्क्लोज हुआ है उसमें कुछ मौजूदा गवर्नमेंट और कुछ पिछली गवर्नमेंट्स के लोग जो हैं वो शामिल हैं। और उसमें बहुत सारे मिलिट्री रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स भी शामिल हैं, जिनकी मिलियंस ऑफ वर्थ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज दुबई में मौजूद है। तो इस हवाले से बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि जी इसमें करप्शन का पैसा है या जैसे भी है। लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन तो छोड़ गया है ना, ये चीज क्वेश्चन छोड़ गई है कि सिर्फ गवर्नमेंट में रहने वाले लोगों के ही ज्यादातर इसमें प्लॉट्स हैं या इसमें प्रॉपर्टीज हैं, और फिर रिटायर्ड जनरल्स के भी इसमें हैं। तो देर आर मेनी क्वेश्चंस अराउंड। बहरहाल फिर भी पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं उनमें एफबीआर ने ये इंश्योर किया है कि जो भी अनलॉफुल तरीके से पैसा कमाया गया होगा, स्पेशली एफबीआर चेयरमैन ने ये कहा है कि रिसर्च की जाएगी, और अगर किसी ने टैक्स इवेजन की है पाकिस्तान में तो उसको जरूर उसकी सजा मिलेगी। और लेकिन ये है कि प्रॉपर्टीज अगर लॉफुल तरीके से ली गई हैं तो लॉफुल तरीके से लेने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो हर कंट्री अट्रैक्ट करता है कि दूसरे कंट्रीज के लोग हमारी तरफ आए। तो ये अट्रैक्शन अगर किसी को अपील की और वो दुबई अपनी अपनी इनकम अपना प्रॉपर्टी ले गया और उसने जाके वहां पे अपना सरमाया लगाया और प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को किसी भी वजह से पाकिस्तान भी तो अट्रैक्ट कर सकता है। ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अनलॉफुली ऐसा हुआ है
तो वो है असल प्रॉब्लम। और इसके लिए जो डेटा है वो C4 ADS और OCCRP, दो इंटरनेशनल इदारे हैं जिनके पास ये डेटा है। वो डेटा को चाहिए कि गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उस डेटा को एक्सेस करे, उस डेटा को अचीव करे, उसको करके, उसको हासिल करके फिर उसके बाद उसकी बेस पे जो भी बनता है वो एक्शन लेना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो ग्लिटर एंड ग्लैमर, ग्लिटर का मतलब चमक धमक, ग्लैमर का मतलब ये भी चमक धमक, दिल फरेबी और ये सब। अ, असल तो ग्लिटर एंड ग्लैमर इकट्ठा ही वर्ड यूज होता है, जैसा कि यहाँ पे एक टर्म के तौर पर आया है। उसके बाद अगर देखें अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी कोई मिसाल ही ना मिलती हो। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कंपैट्रिएट, कंपैट्रिएट सिंगुलर होता है और कंपैट्रिएट्स जो है वो प्लूरल बनता है, ये नाउन है, इसका मतलब हम वतन। और उसके बाद रॉन्ग डूइंग का मतलब कानून सीखनी, कुछ भी गलत कारी, गलत कारी जिसे कहते हैं, गलत काम कोई भी करना, कोई भी कानून सीखनी करना। सीज का मतलब कब्जे में लेना। और इसके बाद सेकंड जो एडिटोरियल है वो है इन गुड फेथ। इन गुड फेथ मतलब अच्छी नीयत से। और ये जो अच्छी नीयत से है, ये एक अच्छा टाइटल इसके हवाले से दिया गया है। बेसिकली लाइन, जो पहली लाइन है वो शो कर देती है कि पी इन पीटीआई, पीटीआई में जो पहला पी है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के नाम से है, बट हमारा हमारा एडिटर ये कह रहा है कि ये परप्लेक्सिंग है। परप्लेक्सिंग का मतलब कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो मतलब ये है, उसने ये कहा है कि बेसिकली ये पूरा आइडिया इस चीज पे है कि पिछले कुछ अरसे में पीटीआई जो है पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है। कोई माने या ना माने, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी, मतलब शायद अगर ये हम इसको अगर रिसर्च करें तो ये रिजल्ट हमारे सामने आएगा कि बाकी सारी पार्टीज मिल के भी, जो बड़ी मेजर पार्टीज हैं वो सारी मिल के भी अगर अपने वोट्स काउंट करें तो शायद उतने ना बने जितने कि पीटीआई ने अकेले वोट लिए हैं February 8 इलेक्शन में। और ये जितने भी अनबायस्ड सोर्सेज हैं वो इसको क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आगे फिर रिजल्ट दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उसमें बेजाबतियां और ये सारी इरेगुलरिटीज और प्रॉब्लम्स आए उनकी बेस पे, तो खैर और ही कुछ आ गया। लेकिन अब यहाँ देखना ये है कि पीटीआई पिछले कुछ अरसे में दोनों तरह से कहती रही है कि हम गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमारे मैंडेट की चोर है। ये गवर्नमेंट के पास मैंडेट ही नहीं है तो हम इसके साथ मुज़ाकरात क्यों करें। गवर्नमेंट का तो हक हमारा बनता है। अगर हम इसके साथ, इस गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो एक तरह से हम इनकी हैसियत को तस्लीम कर रहे हैं, हालांकि इनकी हैसियत को हम तस्लीम नहीं करते। अच्छा, फिर जब पूछा जाता था कि अब इस मसले का क्या हल है, क्योंकि पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी होने की वजह से पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान का फ्यूचर सब कुछ रुका हुआ है। एक जगह पे बातें रुकी हुई हैं, आगे चल ही नहीं रही, ठीक है। 3 महीने हो गए हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट आए भी तकरीबन हो गए 2 महीने से ज्यादा, लेकिन अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। इवन गवर्नमेंट को खुद पता नहीं है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो ये बातें रुकी हुई हैं, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही, उल्टा पाकिस्तान से पैसे बाहर जा रहे हैं। आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देने पे तैयार नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज बहुत पॉजिटिव होकर बयान देती हैं कि आईएमएफ हमें कर्ज दे देगा, लेकिन आईएमएफ का बयान आ जाता है ये भी कुछ श्योर नहीं है। मतलब यह है कि ये चीजें रुकी हुई हैं, और इसी वजह से रुकी हुई हैं कि पाकिस्तान की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखा हुआ है। ये तो है सारी बात का बैकग्राउंड। तो पीटीआई कहती है कि हम मौजूदा गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो फिर क्वेश्चन होता है जी, फिर ये बातें कैसे आगे चलेंगी। आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो
तो फिर पीटीआई कहती है, हाँ हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे उन लोगों से जिनके पास असल ताकत है। ठीक है, असल ताकत है। अब यहाँ पे फिर पीटीआई से क्वेश्चन किया जाता है कि आप ऐसे लोग जो गैर सियासी हैं, उनको सियासत में क्यों ला रहे हैं? तो फिर पीटीआई कहती है कि असल ताकत तो उन्हीं के पास है और असल सियासी वही है। और ये जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डीजीआई एसपीआर की तरफ से और फिर उसके जो रिस्पॉन्ड किया गया, ये सब चीजें भी आप सब लोगों ने सुनी होंगी। तो पॉइंट ये है कि पीटीआई कभी कहती है मुज़ाकरात करने हैं, कभी कहती है नहीं करने हैं, और अगर करने हैं तो ऐसी कुव्वतों से करते हैं जो करने हैं जिनका पॉलिटिकल कोई वो नहीं है, रोल ही नहीं है। तो लेकिन न्यूज़पेपर तो ये कह रहा है क्योंकि न्यूज़पेपर को यही कहना है, लेकिन असल तो रोल उन्हीं का है, राइट? तो इसलिए अब ये पूरा जो लिखा गया है ना एडिटोरियल, इसका बैकग्राउंड यही है कि पीटीआई मुज़ाकरात करना भी चाहती है, नहीं भी करना चाहती। पीटीआई फिर जब मुज़ाकरात करने के लिए हामी भरती है, तो सामने शराइत ऐसी रखती है कि जो शराइत मौजूदा गवर्नमेंट को कबूल नहीं होंगी। क्या कि जी अब सारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं उनको विड्रॉ होना, उनको इनको रिहा होना चाहिए। जितने भी केसेस बनाए गए हैं उनके मेंबर्स पे वो विड्रॉ होने चाहिए, वापस लिए जाने चाहिए। और तीसरी बात ये है कि उनका जो स्टोलन मैंडेट है 8 फरवरी के इलेक्शन का, वो वापस होना चाहिए। अब पहली दो बातें तो गवर्नमेंट मान सकती है, तीसरी बात अगर मानेगी तो गवर्नमेंट रहेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई अपनी बात पे हक पे है या नहीं है कि पीटीआई का मैंडेट चुराया गया। ये बात पीटीआई की हक है, सच है या गलत है, दोनों सूरतों में ही गवर्नमेंट मुज़ाकरात नहीं करेगी। क्योंकि अगर पीटीआई के मुताबिक उसका मैंडेट चुराया गया है और वो मैंडेट उसको वापस मिलता है, तो इस गवर्नमेंट का तो मुज़ाकरात करने का कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो फिर गए। और अगर पीटीआई का मैंडेट नहीं चुराया गया तो पीटीआई ने पहले से रख दिया है कि जी चुराया गया है। मतलब कहीं पे भी बात हमें बनती नजर नहीं आ रही। इसलिए ये पॉलिटिकल जो मामलात हैं ये ऐसे ही रुके रहेंगे। ठीक है, और इसी तरह से एक दूसरे पे इल्जामात का सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद डाउन जाती रहेगी, पाकिस्तानियों की हालत मजीद खराब होती रहेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब रहेगी तो पाकिस्तान पूरे का पूरा डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, हर जो इंडस्ट्री है वो डाउन जाएगी। तो इसके लिए फिर एक जो है ना वो माहौल पैदा करना है, वो तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर है कि एडिटर कहता है कि हर मामले में चूंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है और गवर्नमेंट अपर हैंड रखती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गुडविल जेस्चर के तौर पर, एक खैर सगाली के जज्बे के तौर पर, खुद से ही पॉलिटिकल जो पीटीआई के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको खाम खा के केसेस जो बने हुए हैं उन पे उनको वापस लिए जाएं केसेस, उनको रिहा किया जाए। पिछले जो जो ऐसे लोग जो आम लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको 9 मई के हंगामों की वजह से वो लिया हुआ है कैद में, उनको रिहा किया जाए, गुडविल जेस्चर शो किया जाए, तो पीटीआई भी एक नरम गोशा दिखा सकती है। अदरवाइज तो वो अपनी बात पे अड़े रहेंगे और वो मामलात कहीं कहीं पे भी आगे नहीं चल सकेंगी, क्योंकि ये बात अब मौजूदा गवर्नमेंट को भी और जो मौजूदा गवर्नमेंट को लाने वाले हैं उनके भी अच्छी तरह पता चल चुकी है कि इंटरनेशनल पावर्स, बेशक वो दूसरे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हों या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वगैरह वाले इदारे हों, कोई भी हमारी बात उस वक्त तक मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता जब तक हम पीटीआई को एंगेज नहीं करेंगे। और पीटीआई को एंगेज करेंगे तो मामला आगे चलेंगे, और पीटीआई एंगेज इतनी आसानी से हो नहीं रही। दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। तो परप्लेक्सिंग का मतलब पेचीदा, उलझा हुआ। इसके बाद रूल आउट, मुस्तरद करना, ये भी पिछले कुछ एक दो एडिटोरियल्स में मैंने पॉइंट आउट किया था, यहाँ पे भी कर रहा हूँ। पुट फोर्थ एक अच्छा वर्ब है जो काफी अरसे बाद इन एडिटोरियल्स में देखा है मैंने, पेश करना।
ये ज़रूर आप इसको करें। अंडरमाइन का मतलब कमज़ोर करना, हैसियत को कम करना। हाँ, ये एक मडी द वॉटर्स, ये इडियम होता है। मडी द वॉटर्स का मतलब कि मुश्किल को मज़ीद मुश्किल बना देना। उसके बाद मिटिगेट है, ये भी कम करना, असर को कम करना किसी भी चीज़ के। कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब है एतबार, मोतबरियत, यस, एतबार किसी भी चीज़ का, रिलायबिलिटी किसी इदारे की। अच्छा, आगे थर्ड थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड है जी सीटीडीज शॉर्टकमिंग। सीटीडी का मतलब है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे फोकस इस चीज़ पे किया गया है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जो इंटरनल बॉडी है उनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको सही तौर पर इक्विप करना चाहिए, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए और इसको टारगेट करना चाहिए। बेसिकली एक इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है, पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज, पिप्स। पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज, उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसके बारे में ये कहा गया है कि सीटीडी जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी विंग है और बहुत इंपॉर्टेंट विंग है। एक- इसकी कैपेसिटी में, इसकी परफॉर्मेंस में बहुत इनएडिक्वेसीज हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और इस हवाले से ये एडिटोरियल स्पेशली लिखा गया है और इसमें बस एक ही बात को हाईलाइट किया गया है कि जो आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तो मुल्क को ओवरऑल बाहर वाले चैलेंजेस से निमटने में हेल्प करती हैं, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें मिलिट्री को, आर्मी को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें इंटरनल मल्टीपल कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि जिसका आर्मी के साथ कोई ताल्लुक ना होता है, ना होना चाहिए। तो इसलिए हमें अपने जो इंटरनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिनमें पुलिस है, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और स्पेशली काउंटर टेररिज्म के हवाले से अगर देखा जाए तो सीटीडी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को पूरी तरह से इक्विप करना चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। और जो नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइज किया गया था, रिवाइज नैप में जो सीटीडी के बारे में कहा गया था कि इसकी इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, उसको उसके ऊपर पूरी तरह से अमल होना चाहिए, ताकि मिलिटेंट फोर्सेस जो हैं उनको अपरूट किया जा सके, उनको उखाड़ फेंका जा सके और उनका सही तौर पर मुकाबला किया जा सके। ये बेसिकली सारा इसका मेन आइडिया है। और इसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो, उसको टूल्स और ट्रेनिंग्स और फंड्स वगैरह ये सब कुछ अच्छी तरह से अवेलेबल होने चाहिए। अच्छा, इसमें अब देखें तो वायलेंट का मतलब होता है पुरतशद्दद। और फिर उसके बाद है जी एडिक्वेटली का मतलब मुनासिब तरीके से। और ये अपरूट, अपरूट उखाड़ फेंकना, ये एक अच्छा वर्ब है, इसको जरूर आपको यूज करना चाहिए। रीवैम्प का मतलब होता है दोबारा से तश्कील देना। और ये ल्यूकने का मतलब खाली जगह या जो जिस चीज की कमी हो। बॉटल नेक, रुकावट। बॉटल नेक कई दफा रोड के ऊपर कोई ऐसा थिन पैच आ जाता है जिसको हम कहते हैं बॉटल नेक। कोलैप्स का मतलब नाकामी। जी, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।